तो जी हाँ, क्लास 10th के विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं। तो हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त और पढ़ाई में होंगे व्यस्त, है ना। तो चलिए, ज़रूरी है ना, पढ़ना लिखना ज़रूरी है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। देखिए, ये जो सिलेबस है ना आज का, ये भूगोल है और क्लास 10th जो भी एग्ज़ाम देगा, है ना। जैसे हम देखिए बता देना थोड़ा चाहते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2025 में देगा, उसके लिए यह वीडियो अति इम्पोर्टेंट है ना, जो बच्ची 2025 में देगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये आपका चैप्टर है 1 NCERT सिलेबस। आपका देखिए भूगोल है ना, भूगोल NCERT भूगोल लेसन नंबर 1 का है। तो ये जो है ना, इसके पहले आपको लेसन नंबर 1 का पढ़ा दिया गया है वीडियो 1 में, और ये जो बन रहा है इसे वीडियो 2 बन रहा है। चैप्टर भूगोल लेसन नंबर 1 का वीडियो 2 बन रहा है। तो अगर जो बच्चे ना देखे हैं वीडियो 1, वो जानकर के शुरू से एक बार देख लेगा, है ना, तो आपकी पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ की ओर चलते हैं, है ना। यहाँ देखिए भूगोल है, ये लेसन नंबर 1 का है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर जानते हैं कि इसमें सर क्या है पॉइंट। तो आइए जानते हैं। देखिए, जानने के पहले बाबू एक बात है, एक बात क्या है ना, कहा जाता है ना कि जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वो इस दुनिया में कुछ नहीं बदल सकता। क्योंकि सारा चीज़ में बदलाव तब आता है जब पहले आपकी सोच में बदलाव आता है ना। तो कहीं न कहीं सोच सबका अलग अलग है। जैसा कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपका भी तो कोई गोल होगा ना, गोल, लक्ष्य, सपना, ड्रीम। क्योंकि आप लोग भी कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं तो भाई कोई ड्रीम है। किसी का भी PSC तो IAS, तो किसी का कर्मचारी, तो किसी का बिहार पुलिस, तो किसी को सेना, अनेक प्रकार की, ना जाने किसका कैसा ड्रीम होता है। तो कहीं न कहीं आप लोग भी सपने के पीछे पागल हैं, है ना। क्या है? पागल हैं। अब देखिए, हम वीडियो में बोल रहे हैं पागल हैं, तो कितने में बच्चों का दुख लग रहा होगा, सर हम लोग का पागल अब क्यों कह रहे हैं, है ना। देखिए, पागल के मतलब जानेंगे तो आपको लगेगा कि सर हमको पागल ही कहिएगा, अच्छा है। लेकिन पागल के मतलब नहीं पता है। तो आइए देखिए, दिखाते हैं, सुनाते हैं पहले पागल क्या होता है। देखिए, पागल का अर्थ तो पता होगा नहीं, तो कितना के लग रहा होगा, कितना चीड़ रहा होगा कि पागल कहा है, हमको बोल दिए। तो जानिए बाबू, देखिए पागल के मतलब होता है ना, पा से होता है पाना, जानिए पा से होता है पाना, और गा से होता है गति, और ला से होता है लक्ष्य, ला से होता है लक्ष्य। मतलब कि आप सभी अपनी लक्ष्य को पाने के लिए गति में हैं। तो लक्ष्य को पाने के लिए गति में होना जरूरी है या नहीं? यस है। तो फिर पागल बोलने से तुम क्यों चिढ़ उठते हो, है ना। तो वहाँ से पागल बोलने से चिढ़ उठना नहीं है ना। जैसे कि अभी आपको पता है होली का टाइम है, तो होली में इसलिए कहा गया है कि होली है ना। कैसे को बात होता है जी, बुरा ना मानो होली है ना, बुरा ना मानो होली है। तो सही बात है, तो होली है। तो चलिए चलते हैं। आप लोग होली है तो अच्छा से मनाएंगे, थोड़ा सा आँख कान को बचा कर रखेंगे, और नहीं तो फिर जहाँ का फूटेगा ना तो फिर ऐसे हो जाओगे, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर है। चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं, है ना। जैसे देखिए मेरा सिलेबस क्या है, ये जो देख रहे हैं ना, ये है चिपको आंदोलन का वर्णन करें। ये बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी, बहुत ही हल्का होता है ना। बशर्ते समझाने वाले और समझने वाले के बीच का अंतर है सारा चीज़। तो चलिए चलते हैं। कहता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नृत्य में कहा गया ना कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। अभी यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलावल गया था, जो कि 1972 में चलावल गया था।
है ना। चिपको आंदोलन कहाँ चलावल गया था, तो उत्तर प्रदेश 1972 में और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलावल गया था। इसको देखिए नाम ही है चिपको आंदोलन। चिपको, चिपको का मतलब होता है ना चिपक जाना। तो ये जो आंदोलन है से पता है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महिला स्थानीय लोग वहाँ के जब कोई पेड़ जो काटने के लिए जब गया था तो वहाँ के महिला ने पेड़ में क्या हुआ, चिपक गया था। और चिपकने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों को कहना था कि कुल्हाड़ी पहले हम पे चलाइए उसके बाद पेड़ पर चलाइए, मतलब पहले हमको काटिए उसके बाद पेड़ को काटिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का सोच था कि पेड़ को बचाव करना, पेड़ को बचाना, है ना। तो आइए देखिए इस वीडियो में हमको सारा पॉइंट मिलेगा, एक भी छूटने वाला नहीं है। कहता है क्या, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है ना, तो एक जिला है ना, देखिए टेहरी, है ना, टेहरी गढ़वाल जिला में। कहता है कि अनपढ़ जनजाति, वहाँ जो जनजाति है से क्या थे ने अनपढ़, और कहता है कि जातियों के द्वारा सन 1972 में चलावल गया था। और इस आंदोलन में स्थानीय लोग, अभी आपको मैंने बताया, स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए क्या कर रहा था कि अपने अंगों से में घेर कर इसका रक्षा कर रहा था। मतलब कि पेड़ पौधे को घेर करके और क्या कर रहा था ना, रक्षा कर रहा था। मतलब कि पेड़ को काटने से वहाँ के लोगों ने माना कर रहा था। यही है क्या, चिपको आंदोलन, है ना। चिपको आंदोलन, जैसे कि देखिए वहाँ के महिला किस तरह का चिपक गया था। आइए देखिए, चलिए इसमें क्या है ये देखिए, यही है ना, यही तो चिपको आंदोलन है ना। देखिए यहाँ के देखिए महिला, ये कहाँ के दिख रहा है आपको पता है, उत्तर प्रदेश के, है ना, टिहरी गढ़वाल जिले के दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जो एरिया है ना गढ़वाल जिला में, वहाँ का देखिए जो दिख रहा है ना, वहाँ का ये दिख रहा है आपको इमेज, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए महिला, देखिए क्या है, हेलो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए महिला क्या है, ये देखिए चिपका हुआ है कहीं न कहीं पेड़ में, ये देखिए चिपका हुआ है, ये देखिए जितना भी आपको दिख रहा है सब कहीं न कहीं क्या है ना, चिपका हुआ है। तो ये जो है ना, ये पता है ना क्या है, ये जो है ना, ये जो है ऐसे चिपको आंदोलन है बाबू, चिपको आंदोलन। ये ना, ये जो आप देख रहे हैं ये दिख रहा होगा चिपको आंदोलन। ये पता है ये चिपको आंदोलन कहाँ चलावल गया था, तो उत्तर प्रदेश में चलावल गया था और 1971 में चलावल गया था ना। कब, 1971 में, है ना, 1971 में, जी हाँ 1971 में। आप देखिए एक और इसमें क्या था कि ये जो चला गया है ना आंदोलन से किसके द्वारा, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था आंदोलन। जबकि इसमें देखिए लोग किस तरह से चिपक पड़ा है पेड़ पौधों को रक्षा करने के लिए, है ना, मतलब बचाव करने के लिए बच्चे। तो चलिए आगे को हम लोग चलते हैं। अब देखिए मेरी अगला पॉइंट जो है वो देखिए क्या है, ये देखिए पॉइंट क्या है। इसमें कह रहा है कि वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है, मतलब कि आखिर जंगल का महत्व क्या है भाई, पेड़ पौधे का इस पर्यावरण में इसका महत्व क्या है, उस पर प्रकाश डालें, उसके बारे में क्या कह रहा है वर्णन। जबकि ये वाला क्वेश्चन आता है ना, बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चन आते रहता है, याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है से आते रहता है। कहता है क्या कि वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। जैसे जंगल जो है ना, वन मीन्स जंगल होता है बच्चों, वन मीन्स क्या होता है, जंगल। तो जंगल जो है से कहीं न कहीं प्राकृतिक है और उतना घना जंगल किसी इंसान ने नहीं लगाया, है ना। तो ये जंगल क्या है ना, एक प्राकृतिक है ना। कहता है क्या, जिसके आंचल में मानव आदि काल से पोषित होता रहा और वन जलवायु का सच्चा मानक है। और वन जो है से जलवायु का सच्चा मानक है ना। वन क्या है, तो जलवायु का सच्चा मानक है, सच्चा क्या है वो मानक है। अब एक तरफ वन की भूमि जल का शोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है। कहता है कि एक तरफ क्या होता है ना कि वन भूमि को जल को क्या करता है ना, अवशोषण कर करके और बाढ़ को खतरों को क्या करता, रोकता है। और दूसरी तरफ पता है क्या होता है ना, दूसरी तरफ अच्छा वर्षा, यहाँ वर्षा होगा, दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी कराती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि अच्छा वर्षा भी कराती है और यह वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है। यह क्या करता है, जैसे देखिए जंगल में कुछ जीव जंतु रहते हैं, है ना, जंगल में क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसका भी क्या कराते हैं ना, तो आश्रय प्रदान करती है। तथा वन प्राणियों के साथ साथ है ना, साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यकता जीवन दायिनी
है ना वस्तुएं देती है, मतलब कि वास्तवें देते हैं, मतलब कि जीव जंतु के साथ साथ प्राणियों को भी क्या करता है ना, मानव के आवश्यकताओं को मतलब कि पूरा मतलब करता है। जैसे मानने जब जंगल होती है ना, एक सिर्फ जानवरों के लिए, सिर्फ पशुओं के लिए, अरे भाई जंगल से बहुत सारे लकड़ी का तो बनता है ना फर्नीचर वगैरह में, तो कहीं न कहीं मानव भी तो उस उपयोग कर रहा है। आज मानव ने उसे इतना उपयोग कर रहा है कि देखिए आज से कुछ दिन पहले बहुत ही जंगल था, है ना। अब देख लीजिए अपना एरिया में, है ना, जिससे कि अगर किया जाए तो पता है यहाँ पर देखिए यही उत्तर प्रदेश की बात हो रहा है ना। आपको बताया था भी चिपको आंदोलन, वहाँ पे बहुत जंगल था, लेकिन सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो प्लस में ख़त्म होने का पता है इसका मेन मकसद क्या है, कृषि, क्योंकि कृषि जो है ना से बढ़ रहा है। तो भाई लोग खेती कहाँ करे, ज़मीन रहेगा तब ना, जगह रहेगा तब ना खेती होगा। तो लोग उसी को काट काट के आज क्या कर दिया है, सब ख़त्म कर दिया है। अब अभी देखिए लोग क्या है ना, कृषि लोग करना स्टार्ट किया है। तो चलिए इसमें यही कहता है क्या कि जीवमंडल में जीवों तथा जलवायु को, जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित परिस्थितिका तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। कहा जाता है देखिए जीव जंतुओं को एक बैलेंस में करने के लिए, जीव जंतुओं को है ना बैलेंस में करने के लिए और जलवायु को भी बैलेंस में स्थिति करने के लिए पता है वन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वन होना जरूरी है, पेड़ पौधे, है ना। कहा जाता है कि 90 लगाइए 1 काटिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, 1 लगाते भी नहीं और 90 काट देते हैं। तो बताइए इससे कहीं न कहीं पेड़ पौधा कभी लगेगा क्या, कभी होगा नहीं। तो इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि 90 लगाइए 1 काटिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, इसकी अपोजिट में हो जाते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं इसमें हम लोग आगे की ओर, क्योंकि आपको पता है ना जहाँ घने पेड़ पौधे होते हैं ना वहाँ पे वर्षा होती है ना। और पता है ना बिहार में अधिक वर्षा कहाँ होता है, देखिए बता दिया जाए बच्चों, बिहार क्या है ये, बिहार जानेंगे, पता होना चाहिए ना कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। तो बिहार में जो अधिक जो वर्षा होता है ना वो मानसीराम में होता है। मानसीराम कहाँ होता है बिहार में अधिक वर्षा, मानसीराम, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत घने में है ना, तो घने में जहाँ रहता है वहाँ अधिक वर्षा होता है। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को लिख लेंगे आप नोट में, है ना। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ना पॉइंट क्या है, पॉइंट में है ना कि पेट्रोलियम किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, मतलब पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो यहाँ 2 बात होता है, एक पेट्रोल एक पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम बहुत अंतर है। पेट्रोलियम का मतलब हो गया कि कच्चे माल है वो, और पेट्रोल का मतलब हो गया उसमें केमिकल मिला करके तैयार किया गया। जैसे में गाड़ी में देखे होंगे कहीं पेट्रोल पंप, आपको यहाँ दिखाएंगे अभी हम, है ना। चलिए वहाँ दिखाएंगे तो को बताएंगे। चलिए पहले आगे को हम लोग चलते हैं। कहता है कि पेट्रोलियम एक शक्तिशाली संसाधन है। पेट्रोलियम जो है से क्या है ना, एक शक्तिशाली अपने आप में पावरफुल है, जिसका अपना जीवन में बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है ना जिसका हमारे जीवन में, जो कि पता आज पेट्रोल क्या हो गया है, हम लोग के जीवन में अति महत्व हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है पेट्रोल। इसीलिए पता है बहुत महंगा है पेट्रोल, है ना। शायद 1.5 कैसे पेट्रोल है अभी जी, देख लीजिए 110। चलिए ठीक है, बहुत सस्ता है ना। चलिए क्या है, इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में करते हैं। इसका हम लोग उपयोग पीने में नहीं करते हैं बच्चों। यातायात, कहीं जाने आने में गाड़ी से जब हम लोग सफ़र करते हैं ना, तो कहीं जाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, पेट्रोल डालिए, तब कहीं यातायात आप कर सकते हैं। इन्हें कुछ को पीने हम लोग करते हैं नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। कहता है क्या कि इसके, है ना, इसके वा औद्योगिक मशीन में, है ना, क्या लिखा हुआ है ना, स्नेह के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे ना, उद्योग, कीटनाशक, दवाई एवं कृत्रिम रबड़ बनाने में भी किया जाता है। अब देखिए पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो भाई वस्त्र,
उर्वरक और रसायन उद्योग में और कीटनाशक दवाइयों में, मतलब कीड़े मकोड़े जो मारे जाते हैं ना उस दवाइयों में, और कृत्रिम रबड़ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखिए ये जो है ना से पेट्रोलियम है बाबू, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम का उपयोग यहाँ किया जाता है। जैसा कि देखिए आपको हम बताते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखे होंगे पेट्रोल पंप, आप लोग का गांव घर में होगा, कभी देखे होंगे शहरों में। तो पेट्रोल पंप जहाँ पे तेल भराता है ना वहाँ पे, तो हर प्रखंड में अब हो गया, हर प्रखंड के लेवल पर भी होता है पेट्रोल पंप से। यहाँ पर देखिए ये पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए पेट्रोल बन रहा है, यहाँ देखिए पेट्रोल बन रहा है बच्चों। तो इसमें जो होता है ना, ये देखिए पेट्रोल होता है, जो हम लोग गाड़ी जो डालते हैं ना वो पेट्रोल होता है। और जो निकालता है ना खनिज से, कहाँ से निकलता है बच्चों, तो जो जो निकलता है खनिज से वो होता है वो पेट्रोलियम। क्या होता है ना, पेट्रोलियम होता है। तो पेट्रोलियम जो होता है ना, पेट्रोलियम जो होता है ऐसे कच्चा होता है। पेट्रोलियम क्या होता है कि कच्चा होता है, तो उसको में केमिकल पदार्थ मिला करके उसको पेट्रोल बनाया जाता है। क्या मिला करके पेट्रोल बनता है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ को मिला करके पेट्रोल बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए ना काम लगा हुआ है, ये देखिए पेट्रोल देखिए बन रहा है, पेट्रोल बन रहा है पेट्रोलियम से, है ना। ये देखिए इसमें बहुत सारे जैसे यहाँ पर देखिए मशीन आपका लगा हुआ सारा चीज़ का। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो गो दिख रहा होगा, एक होता है डीजल तेल, एक होता है पेट्रोल तेल, एक डीजल तेल एक पेट्रोल तेल। तो हम अभी बात कर रहे हैं फिर पेट्रोल की। तो आप लोग जानते होंगे, देखिए ये देखिए पेट्रोल है, देखिए जो तेल भरता है, भरने वाले हैं, देखिए भरवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये आपका रहा पेट्रोलियम कैसे बनता है। कहता है कि जैव और अजैव संसाधनों में आप क्या समझते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है, जैव और अजैव संसाधन, ये तो बहुत ईजी है, इसको हर कोई समझते हैं। ये वाला पॉइंट आप बचपन में ही पढ़ते आ रहे होंगे, ये कोनो भारी बात नहीं है। तो आइए चलते हैं। कहता है कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अभी तक इस पृथ्वी पर उत्पत्ति मात्र दो गो हुआ है जीव, कितना, दो गो, एक जैव और एक अजैव, मतलब कि एक जिसमें जान होता है और एक जिसमें जान नहीं होता है। तो अभी तक पृथ्वी पर जो हो गए हैं उत्पत्ति संसाधन से दो हो गए हैं, एक जैव और एक अजैव। तो आइए हम लोग जानते हैं ना जैव क्या होता है। तो आइए देखिए जानते हैं हम लोग जैव क्या होता है। कहा जाता है कि जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछली, पेड़ पौधे, स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है कि स्वयं मनुष्य खुद क्या है ना, एक जैव संसाधन है। क्यों, तो क्योंकि इसमें जान होता है ना। और कहा जाता है ना कि इस जैसे पंछी भी है ना, वो भी एक क्या है ना, जैव संसाधन, मछली, पेड़ पौधे, ये सब है। कहा जाता है ना कि इनमें अनुकूलन प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होता है। क्योंकि देखिए संतान उत्पन्न करने की सबकी क्षमता होता है, सबकी मौसम, सबकी समय अलग अलग होता है। तो हर किसी के एक समय होता है बाबू, सारा चीज़ करने का एक लिमिट, एक समय होता है। तो संतान उत्पन्न करने का भी एक यहाँ लिखा हुआ है ना कि अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में, वो प्राकृतिक परिस्थितियों में है ना संतान करने का, उत्पन्न करने का क्षमता होता है। अब ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया होता है। ये सजीव होता है, इसमें वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब कि छोटा है तो क्या होगा ना, बढ़ेगा। कुछ लक्षण होता है सजीव में बाबू, है ना, क्या होता है, लक्षण। जैविक है ना, तो जैविक हम लोग बोलते हैं सजीव, जैविक को क्या बोलते हैं, सजीव संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना, सजीव, है ना। तो इसकी लक्षण होता है वृद्धि होगा उसमें, है ना। क्या होता है उसमें, वृद्धि होता है, एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। और उसमें क्या होता है ना कि जीवन होता है। तो इस तरीक़ा से तो फिर आपका बायोलॉजी वाला होगी, जो कि हम बायोलॉजी आपको पीछे बता दिया गया, बहुत अच्छा ढंग से बताया गया है ना। आप देखेंगे उस वीडियो को जानकर के लेसन नंबर 1 वाला में, है ना, जय प्रक्रम और पोषण को अभी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो आप लोग भी उसको जान करके देखें और उसको जितना भी हो शेयर करें, है ना। चलिए आप देखिए क्या है ना, अजैव है। कहता है कि वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदी, पर्वत, ये सब क्या है बच्चों, अजैव है। अजैव में क्या होता है, जैसे कि जो निर्जीव होता है, जिसमें जान
नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। उसको कितनों कूटिए, कितनों पीटिए, कितनों कुचिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं अजैव संसाधन। जैसे में खनिज, खनिज को आप कितनों कोण खान दीजिए, कभी रोने वाला है, कभी कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं। फिर चट्टान, मिट्टी, नदी, पर्वत, पानी, ईटा, पखन, बालू, मिट्टी, सीमेंट, सब ये सब क्या है ना? अजैव संसाधन है ना। जबकि हम लोग अजैव को कहते हैं क्या? निर्जीव। और हम लोग जैव को क्या कहते हैं? सजीव पदार्थ। कहता है कि अजैविक संसाधन कहलाता है और इनमें वृद्धि नहीं होता है। अरे भाई, वृद्धि देखो, खनिज की वृद्धि होगा नहीं ना, तो इसमें वृद्धि नहीं होता है। अब इनके उपयोग से इनका भंडार समाप्त है। अब इन्हीं के उपयोग से इनका भंडार क्या है? समाप्त है। ये आपका रहा क्या? जैव और अजैव, जो कि आप लोग जान गए होंगे, सीख गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इसमें कहता है ना कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। आखिर संसाधन के निर्माण में तकनीक का क्या भूमिका है? तो आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है, भूमिका में स्पष्ट करें। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्व स्थान है। आज के जो वैज्ञानिक है, आज जो वैज्ञानिक जो समय है, वो तत्कालीन का महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि वैज्ञानिक होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे वैज्ञानिक कौन बनता है? हम ही और आप में कोई बनेंगे वैज्ञानिक ना। उसके लिए क्या है ना, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो पढ़िएगा तब तो आप किसी के बारे में जानकारी लीजिएगा, तब तो नहीं कि वैज्ञानिक को और बस हम ही और आप में ही कोई बन सकते हैं। और जो बनता है बस उसकी पढ़ा लिखा नॉलेज ही होना चाहिए। क्या है आगे पॉइंट? कहता है क्या ना कि तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। जैसे में जापान के लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद इस देश की अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देश को श्रेणी में ला खड़ा है ना। मतलब श्रेणी में क्या गया है? ला करके खड़ा किया गया है। और इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट है, पता होना चाहिए आपको। से कि जापान में जो है से प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश में अपनी तकनीक बिना अपना तकनीक लगाए नहीं होगा, अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, चाहे तो वो संसाधन कैसा भी क्यों ना हो। बिना तकनीक का वो विकास नहीं होता है। आपको तकनीक लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा? देश विकास होगा। ये आपका रहा संसाधन निर्माण में तकनीक। चलिए आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण का उपाय बताएं। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण, तो भाई ऊर्जा संसाधन के हम कैसे बचाएंगे, उसका उपाय कह रहा है। उसको बचाएंगे कैसे, तो आइए हम लोग जानते हैं बचाना कैसे है बच्चों। तो कहता है कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय है। इसका उपाय क्या है? निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित में पहला जो उपाय है वो देखिए, पहला उपाय क्या है ना। तो पहला उपाय है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को अधिक उपयोग में लाना चाहिए, है ना, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का क्या हो? भंडार बचाया जा सकता है। ये आपका रहा पहला। दूसरा में क्या है कि अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। अनावश्यक उपयोग, अनावश्यक क्या करा? अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। तीसरा में क्या है? सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग किया जाना चाहिए। और उपयोग कीजिए सार्वजनिक, मतलब जिसमें सबका अधिकार हो, है ना, जिसमें सबका अधिकार हो उसी परिवहन का उपयोग किया जाना चाहिए। चौथा में है कि खान से कोयला, खनिज, तो खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए। सही बात है ना। जो भी हम लोग खनिज से जो निकालते हैं कोयला और पेट्रोलियम, खान मतलब वही खदाने होता है, वो मतलब खनिज उसको बोला जाता है एक तरीका से कहिए तो, है ना। तो भाई खान वही होता है। तो खान से कोयला पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक की विकसित करना चाहिए। बिना तकनीक का होगा ही नहीं, तकनीक का विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट ना हो। क्योंकि जब भी हम लोग निकालते हैं कोयला पेट्रोलियम को खनन के द्वारा, मतलब कि खन करके, है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि ईंधन बहुत ज़्यादा मात्रा में नष्ट होता है। तो भाई नष्ट कब नहीं होगा? तो जब तकनीक लगाएंगे तब उससे क्या होगा ने कि बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट नहीं होगा।
ईंधन नष्ट कब नहीं होगा? तो जब आप तकनीक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तब आपको नहीं होगा। पाँचवा में क्या कह रहा है? पाँचवा में कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। जहाँ तक आप लोग का संभव हो वहाँ तक बिजली के बचाने का क्या करें ना, बिजली बचाने का प्रयास करें। अब ये नहीं कि दिन है फिर भी बिजली जल रही है, ठंडा है फिर भी फैन चालू है, तो कहीं न कहीं क्या है ना, बिजली का या व्यर्थ में जा रहा है वो, है ना, कहीं वो इसको लोग यूज नहीं कर रहा है। तो इसलिए बिजलियों को बचाएं, बचाने का प्रयास करें, तो ऊर्जा की बचत की संरक्षण होगा। और हम जब बचाएंगे ना बिजली, है ना, तो उससे क्या होगा कि ऊर्जा भी बचेगी, ऊर्जा की संरक्षण होगा। तो इसलिए आप लोग सभी से, है ना, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली को क्या करें, बचाने का प्रयास करें, फालतू बिजली को नष्ट ना करें। उससे क्या होती है कि हमारे ऊर्जा की बचत नहीं हो पाती है, ऊर्जा की संरक्षण नहीं हो पाती है। तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए बिजली को बचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला पॉइंट। अब देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? तो हमारे भारत में जंगल एक प्रकार के नहीं है, जंगल है से अनेक प्रकार के हैं जंगल, है ना। तो कहा जाता है ना कि वन क्यों अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, उनके नाम लिखें और किसी एक पर वर्णन करें। तो आइए हम लोग जानते हैं उसका नाम लिखना और किसी एक के बारे में पूरा विस्तार से क्या करना है कि जानना है। तो आइए हम लोग जानते हैं। कहता है क्या कि भारत में, जैसे देखिए यहाँ पे कोशिश करेंगे बाबू समझने का, आपकी सवाल दिख रहा होगा, देखिए कह रहा है ना कि भारत में धरातलीय स्वरूप, अंतर, मिट्टी, जलवायु की विविधता के कारण विभिन्न प्रकार के वन है। कहता है कि वन जो है अनेक प्रकार के क्यों? तो क्योंकि अंतर है भाई, धरातलीय में क्या है तो मिट्टी, जलवायु की विविधता के कारण विविध प्रकार के वन है। तो भारत में वनों को निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो भारत में जो जंगल है से अनेक प्रकार में बांटा गया है, जो कि ये वाला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 के भूगोल में ही पढ़ना है बच्चों। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर जो बच्चे ध्यान दिया होगा ना क्लास 8 में भूगोल में, उसके लिए भी समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगा। और जो बच्चे ध्यान नहीं दिए हैं ना, वह भी संभल जाइए और अपने भाई बहन को समझाइए कि देखिए आपकी 10th में जो होता है वो कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस 8 में। ऐसे पता है 8 का अधिकांश जो सिलेबस है ना साइंस आर्ट्स का, वो 10 में अधिकांश सिलेबस मिलता है। तो 8 वाला में जो हो ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने के लिए बोलिए अपने छोटे छोटे भाई बहन को जो भी है, क्योंकि वहाँ पे अगर जब वो पढ़ लेता है, जब उसको वहाँ पे जब अगर बेस रहेगा ना मजबूत, तो फिर यहाँ उसको समझने उतना कठिनाइयाँ नहीं होगा। लेकिन लोग उस समय सोचता है कि 10वां में जाएंगे तभी मेहनत करेंगे, है ना, तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है समय पर। पहला है क्या, उष्णकटिबंधीय चिर रहित वन, जिसको लोग बोलते हैं सदाबहार वन, है ना, तो इसको कुछ ही बोलते हैं सदाबहार वन। एक होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, जबकि इसको लोग क्या बोलते हैं ना, पतझड़ वन बोला जाता है। और एक होता है शीतोष्ण पर्वतीय वन, जो कि उसको क्या बोलते हैं, कोणधारी वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणधारी वन। और एक होता है डेल्टाई वन, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वारीय वन। तो भाई डेल्टाई वन को हम लोग बोलते हैं ज्वारीय वन। एक होता है मरुस्थलीय वन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कटीले। ये जो होता है बहुत सारा कांटा वाला झाड़ियाँ होता है ना, यहाँ कैसा होता है तो कांटा वाला झाड़ियाँ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय वन। समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि किसी एक पर वर्णन करे। तो आइए हम लोग जानते हैं सदाबहार के वन में। तो देखिए इसमें है सदाबहार के बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है ना, सदाबहार है बच्चों। कहता है चिर रहित वन, चिर हरित वन, सदाबहार वन। चिर हरित वन सघन वन होते हैं। एक कैसा है, सघन, बहुत घना रहेगा। ये देखिए कितना घना है, ये देखिए कितना घना है, देख रहे हैं। कहता है क्या, इनकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है। ये देखिए ये जो लकड़ी होता है ना, ये लकड़ी, इनकी लकड़ी बहुत ही कड़ी होता है बच्चों। इनकी लकड़ी जो होता है से क्या होता है ना, कड़ी होती है। अब अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। पता है, इसको काटना बहुत कठिन होता है। और इबोनी और महोगनी इन वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पता है सदाबहार वन है, जबकि यहाँ की लकड़ी को काटने में बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की लकड़ी जो होता है से क्या होता है, कठोर होता है, बहुत कड़ी होता है। तो चलिए
है ना, क्या होता है, कड़ी होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों कि वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का वर्णन करें, है ना, उल्लेख करें। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का क्या करना है, उल्लेख करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है ना। जबकि वन्य जीवों के ह्रास के निम्नलिखित प्रमुख कारक है, निम्नलिखित निम्न कारण है। पहला है वन प्रदेश के काटने के कारण, हाँ, वन प्रदेश के कटने के कारण वन जीव का आवास कम हो जाता है। मतलब अब बताइए, जहाँ पे जंगल कटेगा तो वहाँ पे जीव कभी आवास कभी करेगा, वहाँ छोड़ करके भागेगा। तो क्योंकि भाई जीव जो है से कहाँ करेगा निवास, जहाँ जंगल रहेगा, जहाँ क्या रहेगा, जंगल, जहाँ वन रहेगा वहीं निवास करेगा। और बाकी फिर वो निवास कभी करेगा, आवास कम उसका होगा, मतलब निवास वहाँ नहीं करेगा बच्चों। और वन जीवों का लगातार शिकार किया जाना है ना, वन जीवों का लगातार शिकार किया जाना, और वन जीवों का लगातार क्या शिकार किया जाना। और यहाँ कृषि लिखा हुआ है, कृषि में अनेक रसायन का प्रयोग ने भी कई वन प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया गया। सही बात है। आज देखिए, आज अपने अगल बगल में आज से कुछ दिन पहले पंछी बहुत देखते होंगे, लेकिन अब सब पंछी क्या हो गया, लुप्त हो गया, है ना। उसको एक बनाया गया है बुक, उसका नाम है रेड डाटा बुक। आपको आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, रेड डाटा बुक क्या होता है ना। तो चलिए, उसमें पता है ना, वो आपको बताएंगे हम एक अगले क्लास में, ठीक है। तो अभी जो आपको पॉइंट है, देखिए क्या बता रहे थे कि अनेक रसायन के प्रयोग से भी, क्योंकि देखिए किसान जब खेती जब करता है उसमें कितना क्या करता है, रासायनिक चीज़ फेंक देता है, केमिकल चीज़। अब केमिकल चीज़ फेंकने से पंछी क्या होता है, उसको खाता है, तो खाने के बाद पंछी का मृत्यु हो जाता है, मतलब कि कहीं न कहीं वो मर जाता है। तो जैसे बताइए, अब जब मरेगा तो क्या ऐसे थोड़ा ना पंछी का जनसंख्या बढ़ जाएगा, घट रहा है। जबकि देखते होंगे पहले क्या था पता है, शाम के समय में जैसी सूरज जब डूबने होता, वो एक टाइम जब होता है, उस समय चिड़िया किसी भी एक पेड़ पौधे पर चाय चाय करता था। लेकिन अब ऐसा होता है, अब नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि सब चिड़िया क्या हो गया ना, लुप्त हो गया। तो भाई लुप्त क्यों हो गया, तो क्योंकि कृषि में अनेक प्रकार के लोग रासायनिक का प्रयोग करता है, और उससे क्या होता है ना कि वन प्राणियों या तो देखिए पंछियों का क्या होता है ना, खतरा उत्पन्न होता है। तो रासायनिक चीज़ का प्रयोग करेगा तो पंछियों और प्राणियों के लिए तो खतरा तो उत्पन्न होगा ही ना। तो इसलिए वो नहीं रहे, जनसंख्या सब कम गया, है ना। आप कभी नहीं देखते होंगे उतना, कौवा भी वैसा ही है, कौवा भी देखिए उतना नहीं जैसे दिखता है, आप कभी देखते होंगे स्टेशन के पास, है ना। तो कौवा पता है कहाँ पर रहता है, जहाँ पर उसके मांस मिलना चाहिए वहाँ पे कौवा ज़्यादा रहता है। आप लोग उतना गांव घर में नहीं रहता है कौवा, है ना। तो चलिए, तो बहुत सारे पक्षी क्या हो गया, लुप्त हो गया है। तो चलिए, इसमें हम लोग आगे और बढ़ते हैं। अब कहता है बच्चों कि निम्नलिखित से संबंध एक एक खनिज का नाम लिखें। हम लोग जानेंगे कि कौन खनिज किसके लिए है। यहाँ देखिए लिखा बाबा बुधन। तो बाबा बुधन जो पहाड़ी है वहाँ पे आखिर कौन खनिज है, तो जानेंगे हम लोग। चलिए जानते हैं इस तरीक़ा से। यहाँ पे देखिए आप लोग बने रहेंगे, यहाँ देखिए जानेंगे हम लोग बच्चे। यहाँ सब्जेक्टिव में आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है ना। ये आपके अति इम्पोर्टेंट है बाबू। यहाँ से एकदम आता है ऑब्जेक्टिव में, ना छूटे के कोई सवाल नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे ढंग से इसको। ये देखिए आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, थोड़ा सा है ना पढ़ने का कोशिश करेंगे ढंग से, तब रिजल्ट आएगा रंग से, है ना। और हम पढ़ा रहे हैं कलर से, देखिए, है ना। तो ये देखिए बाबा बुधन पहाड़ी में कौन सी खनिज है, तो लो अयस्क। कौन खनिज है, लो अयस्क। उसके बाद देखिए बगुरी पहाड़ी में बॉक्साइड का अयस्क है। और उसके बाद क्या है, कोलार में। तो कोलार में क्या है ना, सोना का अयस्क है। कोलार में अयस्क किसका है, तो सोना का खनिज है। नहीं, कोलार में सोना का खनिज है, खनिज की बात करता है, खनिज है। और देखिए ढाली राजहरा में पता है किसका खनिज है, लोह अयस्क का खनिज है। और देखिए घाटशिला में किसका है, तो भाई तांबा का खनिज है। उसके बाद देखिए क्या है ना, वायला डीला में लोह अयस्क का ही खनिज है। उसके बाद देखिए कोडरमा, बगल में ही हम लोग का पड़ता है, झारखंड में कोडरमा पड़ता है ना। बिहार के बगल क्या, झारखंड में ही पड़ता है कोडरमा। तो वहाँ पे क्या है ना बाबू, अभ्रक है। उसके बाद क्या है ना, रियासी क्षेत्र में तांबा का ही खनिज है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए लोह जो अयस्क है, ये देखिए 3 जगह है। एक बाबा बुधन हो गया, है ना। समझने की कोशिश करेंगे, लोह अयस्क जो है कितने जगह है, 3 जगह है। एक बाबा बुधन है,
अब एक ढाली राजहरा है, अब एक है क्या वैला डीला। तो याद रखेंगे कि लोक अयस्क जो खनिज है इसे 3 जगह है ना, जबकि आपको तीनों बता दिया गया है। और लेकिन तांबा भी जो इसमें है, तांबा भी कितने जगह है? 2 जगह, एक घाट शिला है, एक घाट शिला, अब एक रियासी एरिया, एक घाट शिला एक रियासी एरिया है। तो है ना, तो आपको ये वाला समझ में आया होगा। अभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है ना इसको देख लीजिएगा, या तो इसको नोट भी आप लोग कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा ढंग से, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है बिहार बोर्ड में, है ना। अब चलिए आगे की ओर चला जाए, थोड़ा सा इसमें और है। अब देखिए लो अयस्क कितने होते हैं? तो लो अयस्क 4 प्रकार के होता है बाबू। लो अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो लो अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। देखिए 4 को कौन कौन होते हैं? चुप रहो। एक होता है हेमाटाइट, फिर होता है मैग्नेटाइट, फिर होता है लिमोनाइट, फिर होता है क्या लिखा हुआ है जी, फिर होता है एंडेटाइट, नहीं सीडेराइट, सीडेराइट सुधार लेंगे, सीडेराइट, सीडेराइट सीडे। देखिए इसमें है ना, इसमें देखिए 2 गो इसमें टाइट है। लो अयस्क में देखिए 2 गो टाइट है, रटना नहीं समझना है, 2 गो टाइट है। 2 गो टाइट कौन कौन है? एक है हेमाटाइट, हेमा मालिनी भी टाइटे है। एक है मैग्नी, वो भी ऐसे टाइटे है। दोनों क्या है? टाइटे ही टाइट है। कौन कौन? एक हेमा मालिन मतलब हेमाटाइट और एक मैग्नेटाइट। याद रखिए 2 गो इसमें टाइट है, 2 गो टाइट, एगो नाइट और एगो राइट। याद रखेंगे क्या हम बातें बता रहे हैं? 2 गो टाइट है, अब एगो नाइट है, अब एगो और है, सो क्या है जी? टाइट, राइट, सॉरी राइट। देखिए 2 गो टाइट, अब एगो नाइट और फिर एगो राइट। समझ में आया? 2 गो टाइट कौन कौन है? तो एगो हेमाटाइट और एगो मैग्नेटाइट। और 2 गो नाइट कौन कौन है? सॉरी एगो नाइट कौन कौन है? तो एगो हो गया लिमोनाइट, कौन नाइट जी? तो लिमोनाइट। और राइट कौन है सर? तो सीडेराइट। ये देखिए सीडेराइट। तो आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार से भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। जहाँ पे लोग रटता है वहाँ पे हम समझाने का कोशिश करते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में आया होगा। 2 गो राइट, एक नाइट, एक राइट, 2 राइट, 2 टाइट, एक नाइट, एक राइट, 2 टाइट, एक नाइट, एक राइट। चलिए आगे को बढ़ा जाए, है ना। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे अभ्रक का उपयोग, जानेंगे बाबू अभ्रक का उपयोग कहाँ करते हैं। आपकी सारा की सारा मैंने उपयोग बताऊंगा अभी। तांबा का जो कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, मैग्नीशियम का उपयोग, तांबा का, एल्युमिनियम सारा आपको देंगे, बशर्ते थोड़ा सा धीरे धीरे आपको चला रहे हैं अभी, बहुत ही आराम से, क्योंकि अभी कुछ बच्चे न्यू है तो उसको तो धीरे धीरे देंगे तब तो उसको समझ में आएगा, और उड़ा देंगे डायरेक्ट तो भी उड़ जाएगा। इसलिए आराम से चलना है। क्या है इसमें? अभ्रक का उपयोग। कहता है कि अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है। अभ्रक क्या है ना? विद्युत रोधी खनिज है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देखिए हम लोग अभ्रक का पता उपयोग कहाँ करते हैं? हम लोग अभ्रक का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में। किस में? इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में हम लोग इसका उपयोग करते हैं अधिकांश में। और अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने में। अभी होली के टाइम है ना, अभी होली के टाइम है, देखते होंगे आप लोग, देखे होंगे अबीर में चमकता है ना, कुछ मात्रा उसमें देखते होंगे चमकता है। आज देखिए कितना अच्छा क्लास है, होली में भी पढ़ लीजिएगा बड़ी बढ़िया से। हाँ सर चमकता है, सही बात आप लोग बोल रहे हैं। तो देखिए वो चमकता है ना, अभ्रक रहता है बाबू, वही जो चमकता है, देखते होंगे अबीरवा में चमकता होगा, तो वही क्या है? वही अभ्रक है। जान लीजिए, यहाँ देखिए यही वाला अभ्रक है। इसी को चूर चूर करके है ना उसमें मिक्स किया जाता है। समझ में आया? देखिए तो इसलिए अब क्या लिखा हुआ? अबीर गुलाल बनाने में, और क्या लिखा हुआ ना? आयुर्वेदिक दवा का निर्माण में कहा जाता है कि इसका दवा के भी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, याद रखेंगे बच्चों कि अभ्रक का जो उपयोग जो किया जाता है, उपयोग देखिए कितनी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। पहला हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक में, है ना। और उसके बाद मैंने क्या बताया ना, इसका जो उपयोग जो किया जाता है ना, से अबीर गुलाल बनाने में। किस में? तो अबीर गुलाल में।
तीसरा मैंने बताया था आयुर्वेदिक, ये देखिए दवाई के रूप में, दवा के रूप में किया जाता है। तो ये आप लोग जानेंगे अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए आपको बता दिया गया है, तो आप इतना ही जानिए, जरूरी नहीं जिससे आपको है वैसा ही रटना। मैं बार बार कहता हूँ रटना नहीं है, उसे रटना नहीं भाई, समझने का कोशिश करना है ना। मैं इतना समझने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग जितना भी हो सके सरल भाषा में सीख सके हमसे, है ना। तो चलिए अब ये देखिए, एक क्या है ना, ये देखिए अभ्रक है, एक क्या है अभ्रक है। आप कभी देखते होंगे ना अभ्रक में, रोड में कभी काम उम लगता है ना, उसमें भी मोरंग मोला में रहता है अभ्रक, और बालू में रहता है अभ्रक जो चमकता है ना, उसमें भी क्या होता है ना अभ्रक रहता है। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें टाइम कितना हो गया होगा, 39। चलिए हम लोग जानेंगे अब, क्या जानेंगे ना कि लोह के प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम लिखे। मतलब कि लोहा का जो है ना उत्पादन राज्य, कि लोहा हमारे भारत में लोहा का उत्पादन कहाँ होता है, तो जान लिया जाए लोहा का उत्पादन भारत में कहाँ होता है। देखिए लोहा का उत्पादन भारत में पता है, सबसे पहला कर्नाटका में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और क्या में गोवा होगा, गोंग नहीं गोवा होगा, क्या होगा गोवा, फिर क्या है झारखंड। तो ये सब राज्यों में क्या होता है ना कि लोहा का उत्पादन होता है, किसका, लोहा का। तो चलिए हमको पता हुआ होगा कि आप लोग जान गए होंगे कि लोहा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो कहाँ कहाँ होता है, तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, उड़ीसा में होता है ना। इस सब में क्या होता है, लोहा का उत्पादन होता है। आप देखिए आप लोग कोशिश करेंगे समझने का, भाई क्या कहता है, कोयला के 4 प्रकार के नाम लिखें। कोयला जो होता है 4 प्रकार के होता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयले 4 प्रकार के होता है ना। पहला है इसमें एथरासाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। कोयला कितने होते हैं, 4। जबकि यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एथरासाइड कोयला है। अब ये देखिए बिटुमनी कोयला दिख रहा होगा, और ये देखिए लिग्नाइट कोयला, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है लिग्नाइट कोयला। अभी देखिए तो पीट कोयला है। कौन कोयला है, तो पता है इसमें सबसे अच्छा कोयला किसको माना जाता है, देखिए इसको एथरासाइड को। ये जो है ना सबसे उच्चतम कोयला है ना, उच्चतम सबसे, मतलब ये अच्छा कोयला इसे माना जाता है। आपको पता है इसमें कार्बन की जो मात्रा जो होता है, इसमें जो मात्रा जो होता है कार्बन की, है ना, इसमें 80 से 85% की मात्रा होता है कार्बन की एथरासाइड वाला में, इसमें, है ना। और इसमें जो होता है इसमें होता है 60 से 65%। इसमें कितना होता है, तो इसमें 60 से 65% किसमें, बिटुमिनस में। और इसमें जो होता है ना, इसमें होता है 30 से 40%। इसमें कितना, तो 30 से 40। और इसमें जो होता है इसमें नगण्य होता है, नगण्य, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होता है, किसमें, पीट कोयला में। तो याद रखेंगे ये आपका इतना आपका मात्रा। तो कोयला 4 प्रकार के होता है। चलिए आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे को बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, गोंडवाना क्षेत्र की कोयला कह रहा है, गोंडवाना क्षेत्र के कोयले मुख्य किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो गोंडवाना जो एरिया है, तो कोयला जो है मुख्य से कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कहता है कि इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है। कहता है कि इसमें 96% कोयले का भंडार शामिल है जो हमारे देश में मिला है। अब इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। कहता है ना ये जो है ना कोयला, गोंडवाना क्षेत्र जो कोयला है उसका निर्माण पता है कब हुआ है, तो 20 करोड़ वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, है ना। कहा जाता है कि यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। तो ये जो कोयला जो पाए जाते हैं ऐसे 4 नदी घाटी हैं। पहला है दामोदर घाटी, उसके बाद है ना सोन घाटी, उसके बाद क्या है सोन घाटी, फिर है ना महानदी घाटी। कौन घाटी, महानदी घाटी। और फिर क्या है ना गोदावरी। देखिए आपको हम सारे बारे में पढ़ाएंगे, दामोदर घाटी के बारे में पढ़ाएंगे, वहाँ पर कौन सी बांध बनाया गया था, उसकी लंबाई कितना था, वो बांध की ऊंचाई कितना था, उसका चौड़ाई कितना था। आपके हम सारा पॉइंट पढ़ाएंगे, हम पॉइंट एक भी नहीं रखेंगे। जितना ही पॉइंट आएगा आपको हम पूरा विस्तार से देंगे, बशर्ते आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि जितना हो सके लोग जाने, विद्यार्थी सारा जाने,
है ना, और उसको मज़ा आए, उसको समझ में आए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप लोग मेन मकसद है वीडियो को क्या करें, शेयर करें, क्योंकि हमें विश्वास है आप लोग का पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता होगा आप लोग पढ़ने में, है ना, हमें इतना भाई विश्वास है। इसे पूरा बारे में बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जानेंगे कि 4 नदी घाटियों से पाए जाते हैं कोयला, तो ये बता दिया गया है, दामोदर, सोना, महानदी, सोन मतलब सोन महानदी, और फिर क्या बताया गया है ना, गोदावरी नदी। तो चलिए इस सब में घाटी में पाया जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। ये देखिए आपकी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो जो कि लास्ट ऐसा है ना कि आपको पढ़ाया गया, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया है, आपको वीडियो 1 में, भूगोल क्लास नंबर 1 वीडियो 1 में, उसमें आपको सारा पढ़ा दिया गया है। तो चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं। ये देखिए लौह और अलोह खनिज, तो पता है भाई बताए थे ना कि धातु खनिज 2 होते हैं बच्चों, एक लौह खनिज और एक अलोह खनिज। जो कि लौह और अलोह क्या है, तो आइए हम जानते हैं। इसमें कहता है कि इसमें लोहा का अंश होता है, कोई बात नहीं है, इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, यहाँ लौह नहीं लो होगा, लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकेल नहीं निकेल होगा, सुधार लेंगे निकेल होगा, और कोबाल्ट खनिज के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। लोह अयस्क का जो उपयोग किया जाता है से अनेक प्रकार के इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो है ना प्योर देखिए लोहा वाला खनिज है, ये देखिए ये क्या है, पूरा देखिए लोहा वाला खनिज है, ये देखिए ना प्योर क्या है, एकदम लोहा है 100%, ये क्या है ना, ये देखिए लोहा का खनिज है ना, लोहा का ही क्या है खनिज 100%। अब चलिए अब कहता है अलोह खनिज, तो आइए जानते हैं अलोह खनिज। तो इसमें लोहा के अंश नहीं होता, मैंने बताया है ना, मैंने पिछले वीडियो में ही दे चुका है। कहता है जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अबरक, बॉक्साइड, टीन, मैग्नीशियम आदि, इसका उपयोग जेवर, सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार के बनाने में किया जाता है। हम लोग जानेंगे बच्चों कि अलोह खनिज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम लोग जान लेंगे सिक्के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बर्तन और बक्सा और तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए ये पता है ये बॉक्साइड है, ये क्या है ना बॉक्साइड, है ना, जो कि पता है ना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। ये वाला एग्जाम में आते रहता है ऑब्जेक्टिव में कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, आपका आएगा क्या बॉक्साइड। तो ये देखिए बॉक्साइड आपको दिख रहा होगा। तो चलिए है ना, ये आपको दिख रहा है बॉक्साइड, है ना, ये आपको समझते रहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या दिख रहा है ना, बॉक्साइड दिख रहा है। तो चलिए आज के लिए आपको इतना ही रहेगा, बाकी फिर हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें।